नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के भूगोल में पाठ 9 कृषि इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 9 कृषि, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1, निम्न कथनों के लिए उचित विकल्प चुनो। उसमें से पहला है, फसलों की अदला बदली इस कृषि प्रकार में की जाती है। ऑप्शन में दिया गया गहन कृषि, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि और फलोद्यान कृषि। इसके उत्तर में आएगा गहन कृषि। अब अगला करते हैं। दूसरा, कृषि के लिए निम्न में से उचित विकल्प दो। पहला, केवल जुताई करना। दूसरा, प्राणियों, औजारों, यंत्रों और मनुष्य बल का उपयोग करना। तीसरा, केवल मनुष्य बल का उपयोग करना। और चौथा है केवल उपज लेना। इसके उत्तर में आएगा प्राणियों, औजारों, यंत्रों और मनुष्य बल का उपयोग करना। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, भारत में कृषि का विकास हुआ क्योंकि पहला, भारत में कृषि के 2 मौसम होते हैं। दूसरा, अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। तीसरा, भारत में पारंपरिक कृषि की जाती है। और चौथा है भारत में जलवायु, मृदा, जल आदि अनुकूल घटकों की उपलब्धता है। इसके उत्तर में आएगा भारत में जलवायु, मृदा, जल आदि अनुकूल घटकों की उपलब्धता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, भारत में कृषि के अंतर्गत आधुनिक पद्धति और तकनीकी का उपयोग करना आवश्यक है क्योंकि खाली जगह। ऑप्शन में दिया गया उन्नत बीजों के कारखाने हैं। दूसरा, रासायनिक खाद निर्मित के उद्योग हैं। तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि और उद्योग कृषि पर आधारित है। और चौथा है आधुनिक साधन एवं यंत्र उपलब्ध है। इसके उत्तर में आएगा जनसंख्या में वृद्धि और उद्योग कृषि पर आधारित है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। उसमें से पहला है, कृषि के लिए जल सिंचाई का महत्व स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत में होने वाली वर्षा मानसूनी और अनियमित स्वरूप की है। कृषि के लिए वर्ष भर नियमित रूप से पानी की आपूर्ति होना आवश्यक होता है। दूसरा, फसलों की पानी की आवश्यकता की पूर्ति जहाँ वर्षा के पानी से नहीं हो सकती वहाँ कृत्रिम विधि से पानी की आपूर्ति की जाती है, इसे ही सिंचाई कहते हैं। तीसरा, वर्षा का पानी या भूजल कुएं, नलकूप और हौद खोदकर प्राप्त किया जाता है। कुछ स्थानों पर तालाब अथवा खेत तालाब खोदकर वर्षा का पानी संचित किया जाता है। चौथा, कुएं, हौद और तालाबों का पानी मोटर या पंप की सहायता से खेतों में पहुंचाया जाता है। और पांचवा है, कुछ स्थानों पर सिंचाई के लिए फुहार सिंचन, टपक सिंचन आदि तकनीकों का उपयोग किया जाता है और कृषि से बड़े पैमाने पर उत्पादन लिया जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, जल सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली किन्हीं 2 पद्धतियों की तुलनात्मक जानकारी लिखो। इसके उत्तर में आएगा, जल सिंचाई के लिए मुख्य रूप से कुएं, तालाब, नहरें आदि पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। कुएं द्वारा सिंचाई, उसमें से पहला है, जमीन में रिसा हुआ पानी कुआं अथवा नलकूप खोदकर प्राप्त किया जाता है और इस पानी द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरा, कुआं या नलकूप खोदने के लिए छोटा क्षेत्र पर्याप्त होता है। तीसरा, कुएं द्वारा सिंचाई व्यक्तिगत स्रोत होने के कारण इसका उपयोग सुगमता से किया जा सकता है। और चौथा है, कुएं द्वारा सिंचाई कम खर्च वाली पद्धति है। दूसरा है नहर द्वारा सिंचाई, उसमें से पहला है, नदियों पर बांध बनाकर उसमें वर्षा का पानी संचित किया जाता है। इस पानी के उपयोग से परिसर में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। दूसरा, बांध बनाने के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तीसरा, नहर द्वारा सिंचाई सार्वजनिक सिंचाई स्रोत है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि इसका उपयोग हमेशा सुगमता से किया जा सके। और चौथा है, नहर द्वारा सिंचाई अधिक खर्चीली पद्धति है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, कृषि के प्रमुख प्रकार बताओ और गहन कृषि एवं विस्तृत कृषि की जानकारी लिखो। इसके उत्तर में आएगा अ, कृषि के प्रमुख प्रकार, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि, ये कृषि के प्रमुख 2 प्रकार हैं। ब, गहन कृषि, कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने की पद्धति को गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। पहला, गहन कृषि निर्वाह कृषि का एक उप प्रकार है। दूसरा, अधिक जनसंख्या होने अथवा भूमि क्षेत्र कम होने के कारण विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का परिमाण कम होता है, इसलिए ऐसे देशों में गहन कृषि एक ही भूमि पर अनेक वर्षों तक की जाती है। तीसरा, गहन कृषि से मिलने वाले अनाज से केवल परिवार की खाद्यान्न आवश्यकता की ही पूर्ति की जा सकती है। चौथा, ऐसी कृषि करने वाला किसान और उसका परिवार केवल कृषि पर ही अवलंबित रहने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति सीमा पर होती है। पांचवा, इस प्रकार की कृषि में प्राणी ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है। और छठवां है,
इस कृषि में खाद्यान्न के अलावा सब्जियां भी उगाई जाती हैं। क्या है विस्तृत कृषि? बड़े क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की पद्धति को विस्तृत कृषि कहते हैं। विस्तृत कृषि की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। पहला, विस्तृत कृषि व्यापारिक कृषि का एक उप प्रकार है। समशीतोष्ण घास के प्रदेश में विस्तृत कृषि की जाती है। दूसरा, विस्तृत कृषि के खेत का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक होता है। तीसरा, बड़े कृषि क्षेत्र एवं विरल जनसंख्या के कारण यह कृषि मुख्य रूप से अत्याधुनिक यंत्रों की सहायता से की जाती है। उदाहरणार्थ, विस्तृत कृषि में जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के दवनी यंत्र, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज का उपयोग किया जाता है। चौथा, एकल फसल पद्धति इस कृषि की प्रमुख विशेषता है। उदाहरणार्थ, इस कृषि के अंतर्गत केवल गेहूं अथवा मकई की फसल उगाई जाती है। इसके अलावा बार्ली, ओट्स और सोयाबीन की फसलें भी कुछ मात्रा में ली जाती है। पांचवा, यंत्रों, खादों और यंत्रों की खरीदारी, गोदामों का खर्च, यातायात खर्च आदि के लिए विस्तृत कृषि में बड़े पैमाने पर पूंजी लगानी पड़ती है। और छठवा है सूखा, कीटकों का आक्रमण जैसे टिड्डी दल का आक्रमण, बाजार भाव में होने वाला उतार चढ़ाव आदि विस्तृत कृषि से संबंधित समस्याएं हैं। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? बागानी कृषि की विशेषताएं लिखो। इसके उत्तर में आएगा बागानी कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला स्वरूप, बागानी कृषि व्यापारिक कृषि का एक उप प्रकार है। इस कृषि का क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक परंतु 200 हेक्टेयर से कम होता है। इस कृषि का क्षेत्र पर्वतीय ढलानों पर होता है। इस कारण बागानी कृषि में यंत्रों का अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता। इस कृषि में स्थानीय मनुष्य बल का अधिक महत्व होता है। दूसरा, उत्पादित होने वाली फसलें। एक फसल पद्धति बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है। इस कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता, केवल व्यापारिक फसलों का उत्पादन लिया जाता है, जैसे चाय, रबर, कॉफी, नारियल, कोको, मसाले के पदार्थ इत्यादि। तीसरा, कृषि का प्रारंभ और विस्तार। बागानी कृषि का प्रारंभ और विस्तार मुख्य रूप से उपनिवेश काल में हुआ। अधिकांश कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि भारत के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका आदि प्रदेशों में की जाती है। चौथा, उप प्रकार। बागानी कृषि के दो उप प्रकार है, फलोद्यान कृषि और फूलों की कृषि। फलोद्यान कृषि में विभिन्न प्रकार के देसी विदेशी फलों का उत्पादन किया जाता है, जबकि फूलों की कृषि में विभिन्न प्रकार के फूलों का उत्पादन किया जाता है। पांचवा, पूंजी निवेश। दीर्घकालिक फसलें, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, निर्यात क्षम उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग आदि कारणों से बागानी कृषि में बड़ी पूंजी का निवेश करना पड़ता है। और छठवा है समस्याएं। इस कृषि में जलवायु की अनियमितता, मानव संसाधन का अभाव, पर्यावरण की अवनति, आर्थिक और प्रबंधकीय कठिनाइयां आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती हैं, उनके भौगोलिक कारण कौन से हैं? इसके उत्तर में आएगा हमारे क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। पहला चावल, दूसरा नारियल, तीसरा आम और चौथा है कटहल आदि। भौगोलिक कारण में क्या आएगा? पहला, चावल की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, उच्च वर्षा और जलोढ़ मिट्टी अनुकूल कारक है। कोकण क्षेत्र में ऐसी जलवायु पाई जाती है। दूसरा, नारियल, आम, कटहल आदि फलों को भी समान जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये फल बड़े पैमाने पर कोकण क्षेत्र में उगाए जाते हैं। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? भारत में कृषि का स्वरूप मौसमी क्यों है? 12 मासी कृषि करने में कौन कौन सी समस्याएं हैं? इसके उत्तर में आएगा अ, भारत में कृषि का स्वरूप मौसमी होने का कारण, भारत की अधिकांश कृषि वर्षा के पानी पर निर्भर है। भारत में केवल जून, जुलाई, अगस्त एवं सितंबर इन 4 महीनों की कालावधि में वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा और निरंतरता में अनियमितता दिखाई देती है। इस कारण भारत में कृषि का स्वरूप मौसमी है। 12 मासी कृषि करने की समस्याएं। 12 मासी कृषि करने में आने वाली समस्याएं आगे दिए अनुसार है। पहला, वर्ष भर नियमित रूप से पानी की आपूर्ति न हो पाना। दूसरा, जलवायु में अनियमितता होना। तीसरा, पर्याप्त पूंजी उपलब्ध न होना। चौथा, परिवहन और भंडारण की सुविधा उपलब्ध न होना। और पांचवा है विपणन प्रबंधन उपलब्ध न होना इत्यादि। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 9 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।